जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 29 ऑफ अप्रैल 2026 और आज के करंट अफेयर्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज ये जो काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, पहले तो मैं आपको बताता हूं कौन से टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको पीडीएफ कहां से मिलेगी और इस मेरे लेक्चर को किस तरीके से आपको देखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, सबसे पहले तो ये आर्टिकल हम लोग को बहुत बेहतरीन सा जो है वो देखने को मिल रहा है, जो कि कनेक्ट करेगा पेट्रियार्की को हेल्थ केयर सिस्टम के साथ। देखिए गाइस, जब भी सिविल सर्विसेज की आप तैयारी करते हो, स्पेशली मेंस की, और हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी में मेंस रेडी रही है। क्योंकि क्या होता है कि जनरली लोग सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी पे जो है वो जुटे रहते हैं, मेंस पर ध्यान नहीं देते हैं। और हमेशा एक चीज देखी गई है, जिसने मेंस की तैयारी प्रॉपर अपनी करके जो है वो रखी है, उसका प्रीलिम्स हमेशा क्वालिफाई होगा ही होगा। राइट? तो मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा ये रहता है, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऑब्जेक्टिव हमेशा ये रहता है कि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो करवाई जाए। तो देखिए, ये बड़ा अच्छा सा आर्टिकल है जो पेट्रियार्की को जो है लिंक करेगा हेल्थ केयर सिस्टम के साथ। तो उसको हम लोग जो है वो डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, जो आपके प्रीलिम्स मेंस दोनों में हेल्प करेगा, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिससे इंडिया को क्या क्या फायदा मिलने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, जो अगेन प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, गूगल ने जो है वो पार्टनरशिप जो है वो करी है अडानी ग्रुप के साथ और एयरटेल के साथ, और आंध्र प्रदेश के अंदर खुलने वाला है बहुत बड़ा एआई डेटा सेंटर। तो ये क्या है, क्या काम करेगा, पूरी डिटेल्स बताने वाला हूं। फिर इसके अलावा एंशिएंट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आर्टिकल सामने नजर आया, होलोसीन पीरियड। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि ये जो होलोसीन पीरियड है, ये कब से कब तक का पीरियड होता है। तो ये 8,000 से लेकर 12,000 8,000 से लेकर 12,000 साल पहले का ये पीरियड हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, होलोसीन पीरियड। अभी हुआ ये था कि 2023 में जो है वो बारिश हुई थी या बहुत तेज तमिलनाडु में, जहां पर कुछ ऐसी मतलब मिट्टी की परत जो है वो बारिश के कारण जो है वो ढल गई, और इतने पुराने फॉसिल हम लोग को नजर आ रहे हैं, जीवाश्म जो है वो नजर आ रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो मैं आपको जो है वो समझाऊंगा। नेक्स्ट, अभी टेक कंपनीज को जो है वो बहुत बड़ा झटका जो है वो मिल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर चल रहा है। उस वॉर के कारण जो ये सर्किट बोर्ड जो होते हैं ना, वो प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं हो पा रहे। तो उससे रिलेटेड एक अच्छा आर्टिकल है, जिसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप होगी। अभी गोवा के अंदर एक तमाशे हुए हैं, यूट्यूबर गौतम खत्तर जो है उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ है। बट इसमें आपको समझना जरूरी है सेंट फ्रांसिस जेवियर के बारे में, कि ये सेंट फ्रांसिस जेवियर जो थे वो कौन थे और किस टाइम पीरियड के थे। ये पूरी चीज आपको जो है वो पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनको लॉर्ड ऑफ गोवा भी जो है वो कहा जाता है, राइट? गोवा के भगवान। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो 17th पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग से रिलेटेड ये आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डाउन टू अर्थ का ये आर्टिकल है, जिसको हम लोग समझेंगे। फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल जो मैं आपको समझाऊंगा वो है यूनेस्को या एशिया का पहला यूनेस्को चेयर जेंडर इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हमें पुणे में देखने को मिल रहा है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल आ रहा है वो सोमालिया से रिलेटेड आर्टिकल आ रहा है। सोमालिया के नजदीक में एक जहाज जो था, जिस पर समुद्री लुटेरे ने जो है वो कब्जा कर लिया, पायरेट्स ने जो है वो कब्जा कर लिया, राइट? तो उस पर एक आर्टिकल है, तो जिसको हम लोग जो है वो समझेंगे। और गाइस, मैं आपको बता दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन एक बार आप चेक करो, आपको एक गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी। उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको आज के लेक्चर की पीडीएफ देखो इस फॉर्म में जो है वो मिल जाएगी, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। और ये जो पीडीएफ है गाइस, इसमें मैंने हर एक आर्टिकल के नोट्स जो है वो प्रॉपर तरीके से बना के आपको जो है वो दिए हुए हैं। आपको अभी जो है वो क्या करना है, अभी सिर्फ आपको जो है वो फोकस करना है जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं उस चीज के ऊपर। आप पेन और पेपर जो है वो अपना साइड रख दीजिए। जो चीज मैं आपको अभी समझाऊंगा, सिर्फ आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए। आप आर्टिकल को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। समझने के बाद आप पीडीएफ ओपन करिए, पीडीएफ को एक बार गो थ्रू करिए, रीड करिए, उसके नोट्स अलग से बना लीजिए या हाईलाइट कर लीजिए, व्हाटएवर यू वांट वो करिए। बट पहले फोकस अभी सिर्फ समझने के ऊपर रखना है। जनरली मैंने अक्सर देखा हुआ है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते लिखते रहते हैं। तो जब आप पढ़ते पढ़ते लिखोगे तो जो चीज मैं समझा रहा हूं आगे की बातें वो आपके दिमाग से जो है वो उड़ जाएंगी। तो अभी सिर्फ पूरा फोकस रखो आर्टिकल की डेप्थ को समझने के ऊपर, दैट्स इट। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की एक एप्लीकेशन है, ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन, जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन को जो है वो आज ही डाउनलोड कर लो, क्योंकि यहां पर सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई जाती है, जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर, राइट? आप किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तुरंत जाओ एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पर आपके लिए कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ अवेलेबल है, राइट?
अब हमारे करंट अफेयर्स पर जो है वो अब ध्यान दो और लाइक का बटन जरूर हिट करना। और ये मेरा नया इनिशिएटिव आपको कैसा लगा है नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। अगर आप चाहते हैं कि ये इनिशिएटिव कंटिन्यू रहे तो सपोर्ट जरूर करिए। और सपोर्ट कैसे करेंगे आप? लाइक का बटन हिट करके। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी पर्टिकुलर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट आर्टिकल। अब जैसे मैंने आपको बताया पैट्रियार्की और हेल्थ केयर, तो बहुत गहरी बात कर रहा है गाइस ये आर्टिकल। भारत का हेल्थ केयर सिस्टम सिर्फ बीमारियों से नहीं बल्कि पैट्रियार्की से भी बीमार है। इसका मतलब है कि जब तक हेल्थ की बातें और फैसले मर्द करते रहेंगे, जब तक हेल्थ की बातें और फैसले जो है वो मर्द करते रहेंगे, तब तक औरतों की असली जरूरतें पीछे छूटती रहेंगी। तो हम बहुत ही सिंपल पॉइंट्स में इस पूरे आर्टिकल्स को जो है वो समझेंगे। तो पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि औरतों को सिर्फ मां के रूप में देखना, जो उसमें बताया गया है, राइट। हमारी हेल्थ पॉलिसीज, अब इसका मतलब क्या हुआ ये समझिए। हमारी हेल्थ पॉलिसीज ज्यादातर प्रेगनेंसी और बच्चा पैदा करने तक ही लिमिटेड है। यानी कि जब भी महिलाओं के हेल्थ की बात आती है तो हम सिर्फ प्रेगनेंसी की बात करते हैं या चाइल्ड हेल्थ केयर की बात करते हैं। एक औरत की अपनी खुद की हेल्थ यानी कि उसके बचपन से लेकर उसके बुढ़ापे तक पर ध्यान कम दिया जाता है। इसे हम लोग रिप्रोडक्टिव रिडक्शनिज्म, क्या रिप्रोडक्टिव रिडक्शनिज्म कहते हैं। यानी औरतों को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन या जरिया समझना बताया जाता है। मतलब औरतों को इंसान नहीं, सिर्फ, मतलब ये कितना गलत स्टेटमेंट है, बट यस इस आर्टिकल में ये चीज जो है वो बताई गई है कि यहां पर सिर्फ औरतों को जो है वो सिर्फ एज अ टूल के तौर पर जो है बताया जा रहा है कि वो सिर्फ बेबीज जो है वो प्रोवाइड कराएं। तो कितनी गलत चीज है ये, है ना। इसी चीज को बदलना है। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए यही माइंडसेट जो है वो चेंज करना लोगों के अंदर। और इवन आप लोगों ने घर पे भी देखा होगा काफी सारे लोगों के कि जब एक फीमेल की तबीयत खराब होती है तो जनरली उसको कहा जाता है कि घर में जाओ आराम करो, यानी कि बेड पे लेटो आराम करो। बट वहीं मेल की तबीयत खराब हो रही है तो डॉक्टर्स आ रहे हैं, दवाइयां हो रही हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर ध्यान दिया जा रहा है। और ये ऐसा हर घर में नहीं ऑब्वियसली, बट काफी सारी घरों में है, जिसको बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, आगे की बात करें तो गाइस भारत का हेल्थ सिस्टम आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स के दम पर चलता है। लगभग 40 लाख महिलाएं हैं, लेकिन इन्हें वर्कर नहीं बल्कि वॉलंटियर बोलकर कम पैसे दिए जाते हैं। भाई जैसे कि आप एक एम्प्लॉय हैं, आप जॉब करते हैं तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा, बट वहीं आप अगर पार्ट टाइम एम्प्लॉय हैं तो कम पैसा रहे मिलेगा, या वॉलंटियर हैं तो कम पैसा मिलेगा। तो जब बड़े फैसले लेने की बात आती है तो यानी कि मिनिस्ट्री लेवल पर, तो वहां ज्यादा मर्द बैठे होते हैं। तो यानी कि यहां पर एक पॉइंट और हाईलाइट जो है वो किया जा रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कम है, इसीलिए ये इशू हम लोग को सामने नजर आ रहा है महिलाओं की हेल्थ से रिलेटेड। फिर पंचपति सिस्टम के बारे में तो आप जानते होंगे। गांव में महिला सरपंच तो चुन ली जाती हैं पर असली पावर पति के पास होती है, और इसी वजह से औरतों की लोकल हेल्थ प्रॉब्लम्स कभी ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाती। फिर इसके अलावा आर्टिकल यह कह रहा है कि 81% लेबर नॉर्म्स, जहां डिलीवरी होती है, लेबर नॉर्म्स बोलते हैं ना, डिलीवरी लेबर पीरियड जो महिलाओं का कहा जाता है, तो 81% लेबर नॉर्म्स में यानी कि लेबर रूल्स में ढंग के टॉयलेट्स तक नहीं है। समझ रहे हो आप? मतलब आपने रूल्स बनाए हैं बट जहां पर डिलीवरी हो रही है बेबीज की, वहां पर ढंग के टॉयलेट्स के रूल्स नहीं है कि ढंग के टॉयलेट्स बनाए जाए। यह दिखाता है कि सिस्टम औरतों की डिग्निटी और बेसिक हाइजीन को लेकर कितना लापरवाह है। अगर डिसीजन मेकिंग में औरतें होती तो ज्यादा टॉयलेट्स और साफ सफाई पहली प्रायोरिटी होती। और औरत अपनी तबीयत खराब होने पर भी हॉस्पिटल्स नहीं जा पाती। क्यों नहीं जा पाती? उसके पास खुद के पैसे या बैंक अकाउंट नहीं है, वो मर्दों पर डिपेंडेंट है। घर के काम, बच्चे और बुजुर्गों की देखभाल का बोझ उन पर होता है। वो खुद की सेहत से पहले परिवार की जरूरत जो है वो सामने रखती है। दूर के हॉस्पिटल्स तक जाने के लिए सेफ ट्रांसपोर्ट नहीं मिल पाता। दीज आर द इश्यूज जो आपको दिमाग में रखने की, ये प्रॉब्लम्स हैं हमारी देश की महिलाओं की, इसलिए उन्हें अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं मिल पा रही। यही तो लिखोगे आप मेंस में। तो सॉल्यूशन क्या है? तो आर्टिकल साफ साफ कहता है कि सिर्फ बजट बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, पावर बदलनी होगी। आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स को पक्की नौकरी और इज्जत की तनख्वाह मिलनी चाहिए। हेल्थ मिनिस्ट्री और बड़े फैसलों में औरतों के लिए सीट्स रिजर्व होनी चाहिए।
हेल्थ स्कीम्स ऐसी होनी चाहिए जो हर औरत को मिले, चाहे उसकी उम्र या बच्चों की संख्या कुछ भी हो। तो निष्कर्ष यह है, कंक्लूजन यह है इस पूरे आर्टिकल का, कि जब तक औरतें हेल्थ सिस्टम को लीड नहीं करेंगी तब तक हॉस्पिटल सिर्फ इलाज करेंगे, इंसाफ नहीं। असली बदलाव तब आएगा जब औरत को एक बर्तन की तरह नहीं बल्कि एक बराबर के नागरिक यानी कि सिटीजन की तरह जो है वो देखा जाए, यानी कि एक टूल की तरह नहीं बल्कि एक सिस्टम, मतलब डिग्निटी के साथ जो है वो उनको वो लाइफ जो है वो दी जाए। तो आपको क्या लगता है कि गांव के स्तर पर आशा वर्कर्स को और ज्यादा अधिकार देने से हालत सुधर सकते हैं? कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। तो बस ये आर्टिकल देखो कितने अच्छी तरीके से कनेक्ट करता है, मतलब ये चीज सोची नहीं होगी काफी सारे लोगों ने कि यार हेल्थ केयर, जो महिलाओं की हेल्थ केयर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं लिंक्ड है पेट्रियार्की से। ऐसे ही मेंस का क्वेश्चन बन जाता है, राइट? मैं आपको ऐसी ही तैयारी करवाऊंगा जिसमें आपके मेंस के पॉइंट्स भी आपके पास जो है वो रेडी रहेंगे, और प्रीलिम्स के लिए तो आप मजबूत जो है वो हो ही जाओगे। यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, राइट? चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम चलते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और खास आर्टिकल है। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एक ऐसा बड़ा कदम, इसका आसान मतलब यह है कि दोनों देश एक दूसरे के सामान यानी कि गुड्स और सर्विसेज पर लगने वाले टैक्स या ड्यूटी को खत्म या कम करेंगे ताकि व्यापार बढ़ाया जा सके। अब पूरी चीजों को हम लोग ध्यान से समझते हैं। न्यूजीलैंड का ऑफर क्या है? वो इंडिया से आने वाले 100% सामान पर कोई टैक्स नहीं लगाएगा, यानी हमारे कपड़े, हमारी फार्मा इंडस्ट्री, हमारे इंजीनियरिंग के सामान वहां सस्ते बिकेंगे। अब इंडिया ने ऑफर दिया, इंडिया भी न्यूजीलैंड से आने वाले 95% सामान पर टैक्स कम या खत्म करेगा। तो यह है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज के बीच में। अब इंडिया ने अपने किसानों को कैसे बचाया यह समझिए, क्योंकि 95% हम लोग न्यूजीलैंड से आने वाले 95% सामान पर टैक्स की छूट देंगे या टैक्स कम करेंगे, 5% पर रोक है। अब ये 5% क्या है ये समझो। इंडिया ने बहुत चालाकी से अपने सेंसिटिव सेक्टर को इस डील से बाहर रखा है ताकि लोकल लोगों को नुकसान ना हो, स्पेशली किसान को, राइट? दूध, चीज, बटर पर कोई छूट नहीं दी गई ताकि इंडियन डेयरी फार्मर्स को नुकसान ना हो। प्याज, चना, राइट, शहद, इनको भी इस डील से दूर रखा गया है, यानी कि खेती को भी प्रोटेक्ट किया गया है। तो ये इस तरीके से हमने इंडिया के किसानों को रहे वो प्रोटेक्ट कर लिया इस डील से। अब अगले 15 सालों में न्यूजीलैंड इंडिया में लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगा, जो मेक इन इंडिया को मजबूत बनाएगा, यानी कि $20 बिलियन का निवेश करेगा न्यूजीलैंड इंडिया के अंदर। इंडियन प्रोफेशनल जैसे कि आईटी सेक्टर के हुए, डॉक्टर्स हुए और स्टूडेंट्स हुए, उनके लिए न्यूजीलैंड जाकर काम करना या पढ़ना पहले से आसान हो जाएगा। अब इसके कुछ फायदे और इसकी कुछ चुनौतियां मैं आपको बताता हूं। देखो, फायदा यह है, छोटे कारोबार जो होते हैं, व्यापारी जो होते हैं और आर्टिशियंस जो होते हैं, उनके लिए नए मार्केट खुलेंगे। इंडिया की आईटी कंपनीज के लिए न्यूजीलैंड एक बड़ा मौका बन गया है। ग्लोबल टेंशंस के बीच, अभी ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही है, उसके बीच दोनों देशों को एक भरोसेमंद पार्टनर मिल गया है, क्योंकि वहां से नुकसान हो रहा है तो एटलीस्ट एक नई लोकेशन हमें मिलेगी जहां से फायदा मिलेगा। बट यहां पर कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ चुनौतियां हैं। न्यूजीलैंड फ्यूचर में फिर से डेयरी प्रोडक्ट्स पर छूट मांग सकता है। छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए नए रूल्स और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को समझना मुश्किल हो सकता है। इतने बड़े इन्वेस्टमेंट को संभालने के लिए इंडिया को अपने लॉजिस्टिक्स को सुधारना पड़ेगा, यानी कि हमारी सप्लाई चेन को हमें और बेहतर करना पड़ेगा। तो आगे यह होगा गाइस, दोनों देशों को 2026 के अंत तक इसे पूरी तरह लागू करना होगा। फोकस सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी जैसे नए सेक्टर्स पर रहेगा। और शॉर्ट में कहें तो इंडिया ने बिना अपने किसानों को नुकसान पहुंचाए अपने इंजीनियर्स और बिजनेसमैन के लिए एक बड़ा रास्ता खोल दिया है। तो ये थी इंडिया न्यूजीलैंड की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डील। तो होपफुली आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अभी यू डोंट हैव टू नोट डाउन एनीथिंग, कुछ नोट डाउन मत करो, नोट्स आपको मिल जाएंगे जैसा मैंने आपको बताया था। अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम चलते हैं। देखो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है। गूगल
अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम के पास में एक बहुत बड़ा डेटा हब बना रहा है। तो ये चीज है गाइस। तो ये न्यूज आंध्र प्रदेश और इंडिया के डिजिटल फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ी डील है गाइस। सोचिए, ये एक बहुत बड़ा डिजिटल दिमाग बहुत बड़ा। जब आप गूगल पे सर्च करते हैं, एआई का यूज करते हैं या क्लाउड पर फोटो सेव करते हैं, तो वो डेटा कहीं ना कहीं फिजिकली स्टोर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपने अपने कंप्यूटर पर कोई चीज स्टोर करी तो आपके सीपीयू में डेटा स्टोर है, या आपने अपने मोबाइल पर कोई चीज स्टोर करी तो आपके मोबाइल पे तो वो डेटा रहेगा ना, राइट। तो वैसे ही सेम ये हब उसी तरीके से काम करेगा, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर। कुछ मेन पॉइंट्स हैं इसके जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि ये कहां पर बन रहा है। क्वेश्चन अगर आ जाए तो विशाखापट्टनम और अनकपल्ली डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में बनेगा। खर्चा लगभग $15 बिलियन, जो कि इंडिया में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश या एफडीआई में से एक है। बिजली की बात करें तो इसकी कैपेसिटी 1 गीगावाट है। इतनी बिजली से लाखों घर रोशन हो सकते हैं, लेकिन यहां ये पावर सिर्फ सुपर फास्ट कंप्यूटर्स और एआई सर्वर्स को चलाने के लिए यूज होगी। बहुत ज्यादा बिजली का उपयोग जो है वो यहां पर होगा, जो कि एक ऑब्वियसली नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा होने वाला है। बट अल्टीमेटली डिजिटलाइजेशन की दुनिया है, फ्यूचर भी उसी का है। तो हमें ये हब इन फ्यूचर और इन प्रेजेंट ऑल्सो बहुत हेल्प करने वाला है। समुद्र के नीचे से आने वाली जो केबल्स हैं, सबमरीन केबल्स को यहां कनेक्ट किया जाएगा ताकि इंटरनेट की स्पीड सुपर फास्ट हो सके, और लैग जो होता है ना, जिसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि बफरिंग होती है, तो वो ना हो किसी प्रकार से। फायदे इसके बहुत सारे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, ऐसी फील्ड में हजारों लोगों को नौकरियां मिलेंगी। विशाखापट्टनम दुनिया के नक्शे पर एक टेक हब बन जाएगा। जैसे हैदराबाद या बेंगलुरु है ना, वैसे ही इंडिया का अपना खुद का डेटा इंडिया में ही स्टोर होगा, जिससे सिक्योरिटी बढ़ेगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस तेज होंगे। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना। ये जीएस पेपर 3 यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पेपर 2 गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा आर्टिकल है। और सीधी बात यह है कि गाइस, गूगल इंडिया में अपना अब तक का सबसे बड़ा एआई पावर हाउस बना रहा है, जो आंध्र प्रदेश को डिजिटल दुनिया का नया सेंटर बना देगा। तो काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था, आर्टिकल था। तो होपफुली आपको ये चीज जो है वो क्लियरली समझ में जो है आई होगी। अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मैं आपको जो है वो लेकर चलता हूं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा जो है आर्टिकल है, जो आपको समझना जो है वो जरूरी है। अब देखो, तमिलनाडु के अंदर एक थूथुकुड़ी जिला है। इसमें एक बहुत पुरानी और खास फॉसिल बेड यानी कि जीवाश्म साइट मिली है। यह खोज इसलिए इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि यह हमारे इतिहास के उस हिस्से से जुड़ी है जिसे हम होलोसीन पीरियड कहते हैं, होलोसीन काल कहते हैं। अब चलो इसको आसान पॉइंट वाइज तरीके से मैं पूरे आर्टिकल को समझा देता हूं। तो क्या मिला है और कहां मिला है? जगह है तमिलनाडु। इसका एक पनेयूर इलाका है तमिलनाडु के अंदर। एग्जैक्टली इलाका याद रखने की जरूरत नहीं, तमिलनाडु याद रखो। तो तमिलनाडु के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि ये कुछ फॉसिल्स जो है वो मिले हैं, जीवाश्म जो है वो मिले हैं। हुआ यह था कि 2023 में भारी बारिश के बाद जमीन से ये फॉसिल बाहर निकलने लगे, क्योंकि बारिश ने जो है मिट्टी की सतह को जो है वो अलग कर दिया। अब बताया जा रहा है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि की है कि यह एक बड़ी ऐतिहासिक खोज है। अब कभी कभी प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है होलोसीन पीरियड के बारे में। तो गाइस, ये धरती के इतिहास का वो समय है जिसमें हम आज भी जी रहे हैं, राइट। ये लगभग 17,700 साल पहले शुरू हुआ था। तमिलनाडु से मिला ये बेड करीब 8,000 से 12,000 साल पुराना है। आगे की जो है वो चर्चा करें तो ये समय के दौरान बर्फ पिघलना शुरू हुई। होलोसीन पीरियड के दौरान बर्फ जो है वो पिघली थी, मौसम जो है वो गर्म हुआ, स्टेबल हुआ, और इंसानों ने खेती करना शुरू किया और सेटलमेंट करना शुरू किया, यानी कि सेटल होना शुरू हुए थे इंसान इस पीरियड में, राइट। आगे की जो है वो चर्चा करते हैं। अब गाइस देखो, ये जो खोज हुई है ये इतनी जरूरी क्यों है, ऐसा कई बार क्वेश्चन जो है वो दिमाग में आता है। तो इससे हमें गाइस देखो पता चलेगा कि हजारों साल पहले भारत में किस तरह के जानवर, पेड़ पौधे मौजूद थे, क्योंकि ये फॉसिल मिला है ना हमें।
तो उसको स्टडी करके हमें आइडिया लग जाएगा। ये वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद करेगा कि उस समय भारत का मौसम और समुद्र का जल स्तर कैसा था। और ये भारत के जो सबसे हालिया जो टाइम पीरियड जो है उसका भी डेटा देगा, क्वार्टरनरी रिकॉर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें एक नया और कीमती पन्ना जो है वो जुड़ सकता है। बट आपको तो बस होलोसीन पीरियड का टाइम पीरियड जो है वो पता होना चाहिए और एक बेसिक सी बात की है डिस्कवरी जो है वो किस रीजन में जो है वो हुई है, बस दैट्स इट। अगर बाई चांस पूछेंगे तो यही दो चीज पूछेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ता है। अब देखो गाइस, ये वाला जो टॉपिक है ना, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ये क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस टॉपिक के अंदर। देखो एक आइडिया तो आपको लग ही गया था, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था यार मिडिल ईस्ट में इशू चल रहा है जिस कारण से ये इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड का सप्लाई जो है वो रुक गया है। तो इस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जिसको हम लोग पीसीबी कहते हैं, इसको आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग और शरीर समझ सकते हो, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसके बिना चल ही नहीं पाएगी। ये वो हरी वाली या नीली वाली वो चिप होती है ना, जो आपके फोन या कंप्यूटर को आपने कभी खोला होगा, देखा होगा, तो उसके अंदर नजर आती है, राइट। अब समझते हैं ये एग्जैक्टली है क्या पीसीबी। ये एक ऐसी बोर्ड या मैं कहूं जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जिसे चिप और कैपेसिटर्स, क्या कैपेसिटर, चिप और कैपेसिटर कहते हैं, इसको एक जगह मतलब रखा जाता है, एक डिवाइस के अंदर फिक्स करके स्क्रू वगैरह से जो है फिक्स किया जाता है और उनके बीच बिजली का रास्ता यानी कि वायरिंग जो है वो बनती है। बिना पीसीबी के आपके फोन के अंदर तारों का जाल बिछा हुआ होता है जो उलझ जाता है। मतलब ये मान के चलो कि ये अगर नहीं है तो पूरे वायरिंग्स आपको, क्योंकि आप देखेंगे इस कभी आपने कंप्यूटर या किसी फोन को खोला होगा तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि ये तारों से वो कनेक्टेड रहती है, राइट, क्योंकि वो ही है, वो पूरा ब्रेन है जो आपके पूरे फोन को जो है वो चलाता है। अब ये बनता किस चीज से है तो ये समझो, इसको बनाने के लिए तीन मेन चीजें चाहिए होती हैं। पहला जो होता है रेजिन्स, पीपीई या इपॉक्सी जिसको हम लोग कहते हैं, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, वो नोट्स में आपको मिल जाएगा। ये बोर्ड का बेस होता है जो इसे मजबूती देता है, यानी कि बोर्ड में जो नीचे जो रहता है ना, जो मोटा टाइप का जो हम लोग को नजर आता है, यानी कि जो चिप जो होती है एग्जैक्टली, राइट, तो उसका स्ट्रक्चर तो वो रेजिन्स होता है। दूसरा कॉपर, इसमें तांबा होता है। इससे बोर्ड पर बारीक लकीरें बनाई जाती है। आपने देखा होगा बोर्ड पर बारीक बारीक कॉपर की जो है वो लकीरें आपको जो है अलग ही दिख जाएंगी। इस बोर्ड को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या करती हैं, ये बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं और बोर्ड की लागत में 60% खर्चा तो इस कॉपर का ही होता है। और फिर इसमें ग्लास का फाइबर होता है, ये बोर्ड को टूटने से बचाता है और इंसुलेशन जो है वो देता है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। तो ये तीन चीजों से ये पूरा बोर्ड जो है वो बनता है। अब ये एग्जैक्टली बनता कैसे है, तो लेमिनेशन, पहले जो रेजिन्स और ग्लास का फाइबर जो है उसको चिपकाकर एक सख्त बोर्ड बनाया जाता है। फिर इसमें इचिंग होती है, बोर्ड पर कॉपर की लेयरें जो है वो चढ़ाई जाती है, जैसे मैंने आपको बताया। फिर फालतू कॉपर्स को जो है वो हटा दिया जाता है जो किसी काम के नहीं है, ताकि सिर्फ वही रास्ते जो है वो बिछाए जाएं जो करंट को जो है वो गुजार सके, यानी कि करंट एक जगह से दूसरी जगह तक जा सके, सिर्फ उस रास्ते के जरिए एक्स्ट्रा करंट या लेयरिंग उसके अंदर जो है वो ना हो। फिर इसमें मल्टी लेयरिंग होती है, एआई सर्वर और बड़े कंप्यूटर्स के लिए कई सारे बोर्ड्स को एक के ऊपर एक जो है वो रखकर सैंडविच जैसा जो है वो बनाया जाता है। बड़े बड़े कंप्यूटर्स में आपको एक के ऊपर एक बड़े बड़े बोर्ड जो है वो नजर आएंगे, ये वाले। तो ऐसे ये पूरी चीज जो है वो बनती है। और पीसीबी इतना जरूरी जो है वो क्यों है, तो आजकल नए एआई सर्वर के लिए बहुत हाई क्वालिटी पीसीबी चाहिए होते हैं जो बहुत गर्म नहीं होते और सिग्नल को फास्ट रखते हैं। ये तारों के मुकाबले ज्यादा टिकाऊ होते हैं और खराब होने का डर इसमें कम होता है। और आपके रिमोट से लेकर जो सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं ना, इन पर हर जगह पीसीबी का इस्तेमाल हो रहा है। और अभी मिडिल ईस्ट की वॉर के चलते पीसीबी की कीमत 40% तक बढ़ गई है और इसका बड़ा कारण पीपीई रेजिन्स की कमी है, यानी कि वो बोर्ड की कमी जो पीसीबी बनाने के लिए एक जरूरी रॉ मटेरियल है, तो वो ही नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए ये इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। बहुत इजी तरीके से चीजों को समझा रहा हूं। अब देखिएगा इस ये वाला जो टॉपिक है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। अब इस पर हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। एक सेकेंड, सेंट जेवियर, इसके बारे में जो है वो हम लोग बात करेंगे गाइस। सेंट फ्रांसिस जेवियर, इसमें ये जानकारी काफी गहरी है इस आर्टिकल के अंदर, बट हमें ज्यादा डेप्थ पे नहीं जाना है। हमें ये समझना है कि कौन थे सेंट जेवियर
गोवा कैसे आए थे, राइट, और अपोस्टल ऑफ द ईस्ट, राइट, इसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे और उनके चमत्कार और विरासत के बारे में हम बात करेंगे। यानी कि हम लोग बेसिकली आज जो स्टडी कर रहे हैं वो सेंट फ्रांसिस जेवियर की स्टडी कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट। अब सुनो मेरी बात, इन्हें पहली चीज तो गोवा का संरक्षक यानी कि पैट्रन सेंट ऑफ गोवा माना जाता है। क्या माना जाता है? पैट्रन सेंट ऑफ गोवा। कौन थे ये? इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1506 में स्पेन के एक बड़े खानदान में हुआ था। अब इनकी पहचान की बात करें तो ये एक महान क्रिश्चियन मिशनरी यानी कि क्रिश्चियन प्रचारक, ईसाई प्रचारक थे, और उन्होंने जीसुइट्स यानी कि सोसाइटी ऑफ जीसस नाम की एक महत्वपूर्ण संस्था बनाने में मदद की। जीसुइट्स इनके द्वारा ही बनाया गया, सोसाइटी ऑफ जीसस, और गोवा के लोग उन्हें प्यार से इस नाम से पुकारते हैं, मतलब गोइंचो साहिब, जिसका मतलब है गोवा का स्वामी, गोइंचो साहिब। तो ऐसे टर्म्स भी आपको ध्यान में रखने हैं, मैंने करवा दी है नोट्स में, आपके ये पूरे टर्म्स अवेलेबल हैं। अब ये आते हैं 1542 में गोवा ये पहुंचते हैं। देखो इनका जन्म हुआ 1506 में, 1542 में गोवा पहुंचे ये। उनका मकसद लोगों को ईसाई धर्म यानी क्रिश्चियनिटी की सीख देना था, बच्चों को पढ़ाना था, बीमार लोगों की सेवा करना था। उन्होंने गोवा में सेंट पॉल्स कॉलेज की जिम्मेदारी भी संभाली। सिर्फ भारत ही नहीं, उन्होंने एशिया के कई देशों में यात्रा की, जैसे कि जापान, मलक्का, इंडोनेशिया, मोजाम्बिक, और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1552 में चाइना के पास एक आइलैंड पर हुई, जब वो वहां जाने की कोशिश कर रहे थे, राइट। इनके चमत्कार के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि मरने के कई सालों बाद भी उनका शरीर खराब नहीं हुआ, प्रिजर्व रहा, ऐसा कहा जाता है। और उनका शरीर आज भी ओल्ड गोवा के एक मशहूर चर्च बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में एक चांदी की ताबूत यानी कि कैस्केट में रखा गया है, और हर 10 साल में उनके दर्शन के लिए एक बड़ा उत्सव जो है वो होता है। और आप ये कैस्केट जो है वो स्क्रीन पर जो है वो देख सकते हैं, जो आपको जो कैस्केट दिखाई दे रहा है, इनका जो शरीर, वही उसी की देखो बात हो रही है। तो बस ये फैक्ट्स हैं इनसे रिलेटेड, बस ये आप थोड़ी सी चीज जो है वो ध्यान में जो है वो रखिएगा। और एक यूट्यूबर है गौतम खट्टर करके, और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हुई है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे रिमार्क्स जो है वो दिए थे अपने यूट्यूब चैनल पर सेंट फ्रांसिस जेवियर के तहत, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, जिसके कारण गोवा के लोगों में एक भारी गुस्सा जो है वो आ गया, और फिर बाद में हिमाचल प्रदेश में उनको अरेस्ट कर लिया गया। 18 अप्रैल को उन्होंने एक इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया गया था सनातन धर्म रक्षा समिति मोरमू गांव के द्वारा, और उसको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के द्वारा भी और बीजेपी के एमएलए के द्वारा भी अटेंड किया गया था, और उन्हीं ने उसी में उनका एक ऐसा स्टेटमेंट था जिसके कारण से लोगों का गुस्सा जो है वो भड़क उठा। बट आपसे एग्जामिनेशन में सेंट फ्रांसिस जेवियर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जिस पर आप थोड़ी सी पकड़ बना के रखें। अब जो नेक्स्ट हम लोग का आर्टिकल है वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग, जो बिल्कुल आसान शब्दों में हम लोग समझेंगे। तो ये कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं थी, बल्कि एक इनफॉर्मल डिस्कशन है जहां पर बड़े बड़े नेता खुलकर बात कर सकें, राइट। अब देखिए, सोचिए कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यूनाइटेड नेशन की जो बड़ी मीटिंग होती है क्लाइमेट चेंज को लेकर, राइट, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ऐसा सोचो कि ये फाइनल एग्जाम है, तो पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग जो है वो उस एग्जाम से पहले एक ग्रुप स्टडी सेशन है, राइट। यानी कि फाइनल जब मीटिंग होगी तो किन चीजों पर डिस्कशन होगा, वही है पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। इसमें दुनिया के लगभग 40 देश के मिनिस्टर जो है वो मिले, और यहां कोई बड़े रूल्स नहीं बनते, बल्कि सिर्फ लोग अपनी अपनी बातें जो है वो कहते हैं कि भाई किस चीज पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका मकसद यही है, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ यानी कि अमीर देश और जो गरीब और डेवलपिंग देश जो है उनके बीच में भरोसा पैदा करना, और जो बातें बड़ी मीटिंग्स में अटक जाती हैं उन्हें यही इनफॉर्मली सुलझाना, और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए पैसे कैसे आएंगे और कैसे रेन्यूएबल एनर्जी पर हम शिफ्ट कर पाएंगे, उस पर बेसिकली डिस्कशन होता है। तो इस साल की मीटिंग बर्लिन में हुई, और इसका मेन फोकस 3 बातों पर था। इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि गाड़ियों से लेकर घर के हीटर तक सब कुछ बिजली से चलने पर जोर देना। दुनिया में चल रही लड़ाइयों की वजह से तेल महंगा जो हो रहा है उस पर इन्होंने बातचीत करी। फिर ये मीटिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 31, राइट, जो टर्की में होगी, और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार कर रहा है। तो याद रखिएगा 17th पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग जो था वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 31 से पहले होने वाला एक इनफॉर्मल डायलॉग हम लोग को जो है वो देखने को मिला। दैट्स इट।
अब आइए नेक्स्ट आर्टिकल, बड़ा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल हम लोग को देखने को मिल रहा है। इंडिया ने हाल ही में एक बड़ी अचीवमेंट हासिल करी है। पुणे, याद रखिएगा, पुणे की सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एसएसपीयू में एशिया का पहला यूनेस्को चेयर ऑन जेंडर इंक्लूजन शुरू किया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि यूनेस्को, इंडिया जो है वो यूनेस्को के साथ मिलकर महिलाओं को आने वाले वक्त में एडवांस जॉब्स के लिए तैयार करेगा, राइट, यानी कि स्किल्स डेवलप करेगा। और जेंडर इंक्लूजन यानी कि महिलाओं को इंक्लूड करना है, हम लोग को जेंडर इक्वलिटी पर फोकस करना है। तो गाइस ये है क्या, तो ये एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम है जिसका मकसद है लड़कियों और महिलाओं को उन सेक्टर्स में आगे लाना जहां अभी उनकी संख्या कम है, जैसे टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग। 24 अप्रैल 2026 को यह शुरू हुआ पुणे, महाराष्ट्र के अंदर, और इंडिया की स्किल मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री और यूनेस्को ने साथ मिलकर ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया। तो इसका मेन काम जो है वो क्या है, तो वही मैंने आपको बताया, महिलाओं को सिर्फ पुरानी तरह की जॉब्स नहीं बल्कि एआई, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसे नए सेक्टर्स में ट्रेनिंग दी जाए। इसमें 40 से ज्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स शामिल हुए और ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो पढ़ाया जा रहा है स्कूल्स में उससे वाकई में नौकरियां जो है वो जनरेट हो। और इसका फोकस खासकर उन महिलाओं और उन पिछड़े इलाकों से आने वाली कम्युनिटीज पर था जो जिनको जॉब्स नहीं मिल पा रही है उनके सर्कमस्टेंसेस के कारण, राइट। तो इसमें सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि जर्मनी, पेरिस के एक्सपर्ट्स भी जो है वो जुड़े ताकि ट्रेनिंग जो है वो वर्ल्ड क्लास जो है वो मिल सके। तो इसके फायदे यही होंगे, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, इंडिया की इमेज बेहतर होगी इंडिया जेंडर इंक्लूजन के मामले में, और हमारी इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ेगी क्योंकि हमारी वर्कफोर्स में जो है वो जब महिला शामिल होंगी तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी को जो है वो फायदा जो है वो मिलेगा। यस, अब आइए नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। सोमालिया, मैप में सोमालिया की लोकेशन कहां पर है देखिए आप। तो सोमालिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट को अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका में आपको एक ऐसा दिखाई देगा जिसको हम लोग बोलते हैं एक स्ट्रक्चर हॉर्न ऑफ अफ्रीका, राइट। तो एक कोने पर एक बड़ा सा देश है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, और क्योंकि इसका आकार जो है वो एक सींग की तरह आपको जो है वो दिखाई देगा, हॉर्न सींग की तरह, ठीक है। बस इसकी ज्योग्राफी जो है वो थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखिएगा। तो अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए था क्योंकि यहां एक जहाज जो था स्वार्ड नाम का, इसको समुद्री डाकुओं ने जो है वो किडनैप कर लिया, पायरेट्स ने किडनैप कर लिया। और सोमालिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा व्यापार, मतलब यानी कि दुनिया में जो व्यापार जो होता है उसका एक बड़ा हिस्सा इसी रूट के थ्रू जो है वो गुजरता है, स्विस कैनाल तक जो है वो जाता है ना। और सोमालिया में तो बहुत डाकू हैं यार, तो वहां पे स्थिति जो है वो काफी ज्यादा खराब है। तो इसकी तो अभी आप लोकेशन जो है वो थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखिएगा, बस दैट्स इट। और बाकी मैंने आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड करा दिए हैं, एक बार ये पूरे नोट्स जो है वो जाकर देख लीजिए और ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए। तो बस गाइज आज के लिए सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। होपफुली मैंने जो आपको पढ़ाया वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आपको अगर कोई सजेशन देना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे सजेशन दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।